गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका बाजार दर्शन पाठ 11 जैनेन्द्र कुमार का जो भाग नंबर 2 है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर 4 चीज़ें बताई गई हैं कि जिसका मन खाली हो उसको बाजार नहीं जाना चाहिए, और जिसके मन भी खाली हो और जेब भी खाली हो तो ऐसे व्यक्ति भी बाजार का आकर्षण बढ़ाते हैं। तीसरा व्यक्ति होता है कि जिसकी जेब तो भरी हुई हो और मन खाली हो तो भी वो वहाँ पे बाज़ार से कुछ ना कुछ सामान खरीद के ले आता है। और चौथा व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी जेब भी भरी हुई है और मन भी भरी हुई है और फिर भी वो बाज़ार जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो वहाँ से लौट करके आ जाता है। तो उसी से संबंधित मैं आपको ये भाग 2 पाठ बाजार दर्शन का समझा रही हूँ कि जो पड़ोस में एक महानुभाव रहते थे जिनको लोग भगत जी के नाम से कहते थे। मैंने आपको कहानी बताई है पहले। चूरन बेचते थे, उनका काम क्या था? चूरन बेचने का था। वो हमेशा चूरन बेचा करते थे। चूरन उनके आसपास का सरनेम था और लोग उनको चूरन के नाम से ही जानते थे, भगत जी को। और खुद खूब लोकप्रिय थे और उनकी लोकप्रियता सारे जग में फैली हुई थी। कई व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल हो जाते। अगर वो अपने व्यवसाय जो बढ़ाते थे उस व्यवसाय को बढ़ा लेते पूर्ण रूप से तो आज वो पूर्ण रूप से मालामाल हो जाते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता? स्वाभाविक है भाई, उनका मन भी भरा हुआ है और जेब भी भरी हुई, इसलिए वो बताने का प्रयास करें कि क्या उनके पास कुछ नहीं होता, अर्थात खूब पैसा होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरण हाथों हाथ बिक रहा है। और लेखक कहते हैं कि 10 साल मुझे देखते हुए हो गए, उनका जो चूरण है तुरंत बिक जाता है। पर वह न उसे थोक देते हैं और न व्यापारियों को बेचते हैं। न तो वो थोक विक्रेता है अर्थात उसको इकट्ठा करके बेचते हैं, और न ही वो कभी उनको व्यापारियों को देते हैं, और ना ही वो पैसे की ऑर्डर लेते हैं कि सबसे पहले ले लें पैसे और फिर उसको चूरन को बना दें। ये तीनों चीज़ें ही वो नहीं करते हैं। वो बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर के घर से बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। कि वो समय बंद रखा है उनका कि उनको 3 बजे जाना है, 12 बजे जाना है, चाहे 1 बजे जाना है, वो चूरन बेचेंगे और 6 आने की उनको जो कमाई होगी वो कमाई होकर के वापस अपने घर आ जाएंगे। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते हैं और जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि वो उनका चूरन करें, और वो उत्साहित होते हैं कि कब वो आएँ और कब हम उनका चूरन खरीदें। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं कि वो जो व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं भगत जी, और लोग उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कि जैसे 6 आने का उन्होंने व्यवसाय किया और बाकी जितना भी चूरन है उसको वो बेच देते हैं, यानी बच्चों को बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस 6 आने के बाद में 25वां पैसा भी 1 आने से और भी उन्होंने कमाई की हो। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और माल उतना अच्छा बनाते हैं कि उसमें कभी वो लापरवाही नहीं करते। और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, और कभी रोगी हुए हैं अर्थात वो कभी बीमार हो ऐसा भी मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कि जो बाजार देखो, उनकी जेब भी भरी हुई है और उनका मन भी भरा है, तो इनके भगत जी जो है उनके ऊपर बाजार का जादू नहीं चलता है। और लेखक भी ये कह रहा है कि उनके ऊपर बाजार का जादू नहीं चल सकता है। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आप पूर्ण रूप से भूल न कर बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता। यहाँ पे लेखक स्वयं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं ये जो चूरन बेचने का काम भगत जी के बारे में बता रहा हूँ वो मैं खुद नहीं हूँ, मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। नहीं, ये समझिएगा कि लेखक के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने कि मैं हिम्मत कर रहा हूँ। तो ये भी ना सोचिएगा कि भाई लेखक पाठ में अलग अलग व्यक्तित्व को बताया है, तो ये नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व वाला भगत जी है और उनके बारे में ही मैं बताने के प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैंने सिर्फ कहानी के तौर पर, लेखक कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ कहानी के तौर पर एक एक व्यक्ति के बारे में बताने का प्रयास करा है। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और ये भी मैं नहीं जानता कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं या जान जाते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी है अर्थात महत्वहीन। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी यानी स्तर का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता
कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो। उस पर बाजार का जादू सवार नहीं पाता है, माल बिछा रहता है। जो बाजार का जादू इसके ऊपर चल नहीं पाता है, उसका माल ऐसे कैसे बिछा रह जाता है, उसका मन अड़िग रहता है यानी दृढ़ रहता है। पैसा उसके आगे होकर भी भीख मांगता है, पैसा भी उसके पास है लेकिन फिर भी पैसा कहता है कि तुम मुझे ले ले, लेकिन वो अपने स्थान पर रहे। और मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समझी जाती है। अर्थात उन्होंने तो सोच रखा है जितना मुझे लेना है, जितना मुझे कमाना है, मैं उतना ही लेऊंगा। यह निर्मय व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में यानी घायल घमंड के अंदर विलकता हुआ छोड़ देता है, यानी कि उसको रोता हुआ छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सजल ही न हो जाती होगी? अब वो प्रभावहीन हो जाती है, और जैसे ही वो शक्ति उसकी प्रभावहीन हो जाती है तो वो अपने आप को सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ऐसा इंसान है कि वो मेरी तरफ नहीं देख रहा है और सिर्फ उसको जितना उसके अंदर इच्छा है वो उसी के बारे में सोच रहा है। पैसे की व्यंग शक्ति ही सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा था। अब उन्होंने कहा कि अब पैसे की व्यंग शक्ति जो हो रही है एक कहानी के तौर पे मैं बता रहा हूँ। वो दूसरी ये है कि पैसा क्या है। तो लेखक स्वयं पैदल चल रहे थे और पास ही धूल उड़ाती हुई गाड़ी निकल गई। क्या वह निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की ली की तरह आर पार हो गई। जैसे वो गाड़ी निकली, जिस प्रकार से एक पगडंडी बनी हुई होती है और उस पगडंडी पे व्यक्ति चलता है और उसमें जो धूल उड़ती है, उसी तरह से वो मोटर उनके प्रति व्यंग की धूल उड़ाती हुई चली गई। क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती हुई एक कठिन व्यंग उनके ऊपर करती हुई चली गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम मोटर है, और किसी व्यंग के रूप में उसके ऊपर व्यंग करा और व्यंग के ऊपर उसने बता दिया कि देखो तुम तो पैदल चल रहे हो और हम 4 पहियों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, और तुम नीचे चलने वाले हो, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े हो, इसलिए तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। और उसकी जो आकर्षण था, उस गाड़ी का आकर्षण था, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रही। यह मुझे अपनी ऐसी विडम्बना दुर्भावना मालूम होती है कि बस पूछे नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, मैं ही माँ बाप रह गए थे, मेरे ही ऐसे माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैंने जन्म लेके नहीं को था, क्योंकि मैं क्यों गरीब परिवार के अंदर हुआ। मैं भी ऐसे पैसे वाले घर में होता तो शायद मुझे भी सब सुविधाएं मिल जाती। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपने सगों के प्रति कृतधन्य कर सकती है, यानी आभार को मानने के लिए बाध्य कर देती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर ही क्यों पानी पानी। पेज नंबर 46। तो क्या ये बल है? पैसे का बल है। इस तीखे व्यंग के आगे अजय ही रहना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति हार जाता है, बल्कि मानो उस व्यंग शक्ति की क्रूरता उसको पिघला देती है। उस बल को नाम तो जो भी दो, पर निश्चय है उस तल की वस्तु नहीं है, अर्थात वो संसार की वस्तु नहीं है। जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है वह कुछ ऊपर जाती है, ऊपर अपर जाति का तत्व है, यानी दूसरी जाति का तत्व है। और लोग इस चीज़ को कहते हैं कि हमें किसी भी आत्मिक लगाव के लिए आधारित कुछ भी धार्मिक नैतिक कार्य करने के लिए किसी की योग्यता होती है, और वही योग्यता उन शब्दों में अंतर उत्पन्न कर देती है, उसका प्रतिपादन कर देती है, अर्थात उसकी स्थापना कर देती है। मुझे शब्दों के सरोकार नहीं है, अर्थात वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मुझे किसी शब्दों से कोई मतलब नहीं है, मैं विद्वान नहीं शब्दों पर अटकूं। मैं ये भी नहीं हूँ कि मैं विद्वान हूँ और प्रत्येक शब्द पे मैं उलझता रहूँ, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है वह बटोर रखने की स्पृहा रखती है, कि जहाँ पर तृष्णाएं होती हैं अर्थात लालच होता है, और वो लालच ही हमारे अंदर क्या जगाती? इच्छा शक्ति को जगाती है, और वहाँ उस बल का बीज नहीं है। और जब इच्छा शक्ति जग जाती है तो उस बल का बीज उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वहाँ बल का बीज हमको दिखाई नहीं देता और वो अंदर ही अंदर पनपता रहता है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय अर्थात जोड़ने की इच्छा जो हमारे अंदर होती है, वही वैभव की चाह
में व्यक्ति की निर्बलता को प्रमाणित करती है और वह हमारे अंदर चाह उत्पन्न कर देती है और व्यक्ति को प्रमाणित कर देती है निर्बल। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और जितना भी निर्बल व्यक्ति होगा, कमजोर व्यक्ति होगा, वो धन की तरफ आकर्षित होगा। वह अबलता है और वही उसकी निर्बलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय होती है और उसी प्रकार से मनुष्य की जो धन के ऊपर तो वो बौद्धिक चेतना की तरफ चला जाता है और वो विचारों में शून्य हो जाता है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिखे। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने कहा जय जय राम। उनकी आंखें बंद नहीं थी पर उस समय वे बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत से बालक मिले। भगत जी द्वारा पहचाने जाने से के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबको अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। अर्थात सभी व्यक्ति देख रहे थे, सभी व्यक्ति जा रहे थे, सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ वहाँ से खरीद रहे थे। लेकिन एक भगत जी ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन उस चौक बाजार में खड़े रह करके भी सबको राम राम करे थे, लेकिन उसका बाजार का आकर्षण उनके ऊपर नहीं जल रहा था। बाजार की जो चकाचौंध थी वहाँ पर उनकी, वो सब उनकी तरफ थी, लेकिन वो उनकी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था कि खोए हुए खड़े नहीं वह रह जाते। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा हुआ था, सब उसके प्रति अप्रीतित इस भगत के मन में नहीं थी। भांति भांति का वहाँ पे बाजार में सामान भरा हुआ था, लेकिन उसके प्रति उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी भगत जी के प्रति। जैसे उस समझे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जितना भी माल वहाँ है उनको भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता की भी भीतर थी और उसके अंदर कोई विद्रोह नहीं था, उसके अंदर सिर्फ प्रसन्नता भरी थी, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई रिक्तता नहीं थी, अर्थात कोई खालीपन नहीं था। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वे चौक बाजार में से चले जाते हैं और वो शांत स्वभाव से उस चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर बड़े के पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत जी नहीं रुकते। जितना भी सामान वहाँ बाजार में पड़ा रहता है वहाँ पर कभी भी वो नहीं रुकते हैं, सिर्फ अपने काम से जाते हैं एक छोटे पंसारी की दुकान पर, वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ें ली और चले आते हैं। बाजार से हटपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है कि वो बाजार के अंदर जितना भी बाजार हटपूर्वक उनको आग्रह करता है तो वो उससे विमुख है, उससे देखते तक नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है। जब उनको कुछ सामान चाहिए तब तक ही वो चौक बाजार में रहते हैं, चाहे से वो नमक हो चाहे से वो जीरा हो, क्योंकि तभी उनके लिए उपयोगी है। और जब वो सामान खरीद लेते हैं और जब सामान उनको मिल जाता है, उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाती है, तो चौक बाजार से वो बराबर वहाँ से चले जाते हैं। वे जानते ही हैं कि जो उन्हें चाहिए वे जीरा नमक है। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर जाता है और जो सामान उनको चाहिए वो सामान ले लेते हैं और उसके बाद में वो चांदनी चौक है वो उनके प्रति व्यर्थ हो जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है कि वो अपने इस बाजार है वो भगत जी के ऊपर अपना आकर्षण नहीं जमा पाता, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान में मिल जाता है और वहाँ से सेज भाव में लिया जा सकता है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। वो सोचते हैं कि भाई जितना भी यहाँ पर आकर्षण वो आकर्षण हो उनके दूसरे लोगों के लिए, उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका मन भी भरा हुआ है और जेब भी भरी हुई है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है, अर्थात लेखक कहते हैं कि मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि ये क्या चाहता है, और जो नहीं जानता है कि उसे क्या चाहिए, अपनी परचेजिंग पावर के घर में अपने पैसे केवल एक विनाश शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। जो मनुष्य ये जानता ही नहीं है कि उसको बाजार से क्या खरीदना है और उसकी जेब में पैसा है, परचेजिंग पावर अर्थात उसकी जेब भरी हुई है, तो वो क्या करेगा, बाजार को क्या करेगा, शैतानी शक्तियाँ उत्पन्न करेगा, अर्थात उसके अंदर घमंड बढ़ेगा, व्यंग बढ़ेगा और वो बाजार को ये सब चीज़ें दे करके आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कपट बढ़ता जा रहा है। न तो वो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना तो वो बाजार से लाभ उठा सकेगा और ना ही सच्चा लाभ बाजार को दे सकेगा। क्योंकि ना तो वो उपयोगी वस्तु खरीद पाएगा और ना ही वो बाजार को उपयोग चीज़ें जहाँ से लाने की योग्य है उनको घर ला करके रख पाएगा। तो दोनों ही तरफ से वो बाजार को कोई लाभ नहीं दे रहा, क्योंकि पैसा भी व्यर्थ गया और चीज़ भी व्यर्थ हो गई।
वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। जिनके अंदर कपट होता है ऐसे ही लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटना, और कपट का बढ़ना यानी सद्भाव का घटना। इस सद्भाव से के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर ही नहीं रह जाते हैं। कि जब व्यक्ति होते हैं कि वो अपने आप में पूर्ण रूप से सद्भावना उनके मन में नहीं होती है, और जब सद्भावना उनके मन में नहीं होती है तो प्रेम भी नहीं बढ़ेगा, और जब प्रेम ही नहीं बढ़ेगा तो वो पड़ोसी किस काम के, और आपस में वो क्या हो जाते हैं, एक ग्राहक के तौर में अपना व्यवहार करने लग जाते हैं। मैं पेज नंबर 47। बेचक की तरह व्यवहार करते हैं मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, और वो एक दूसरे का क्रय विक्रेता बन जाते हैं और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। एक ही हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और तब वो ये सोचते हैं कि इसकी हानि हो, अर्थात एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक अपने आप को ऊंचा दिखाना। और वो ये सोचता है कि ये कैसे न कैसे, हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके दुखी होता है, तो वो भी यही है कि व्यवसाय में जितने भी व्यक्ति लगे हुए होते हैं तो वो यही सोच करके चलते हैं कि इसकी हानि हो और मेरा फायदा हो, और वो उसको नीचा दिखाने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है, और ये इतिहास में सत्य भी माना जाता है कि व्यक्ति ही व्यक्ति को बुरा समझता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है, और जब ऐसे बाजार में लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनकी आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि उनका शोषण होने लगता है। तो जो गरीब व्यक्ति होगा उसका वहाँ पर पूर्ण रूप से शोषण होगा। शोषण इस प्रकार से होगा क्योंकि उसके पास जितना पैसा है वो खरीद पाएगा, और खरीद पाएगा, या कभी बेचारा काम पे भी जाएगा, उसको कम पैसा मिलेगा तो भी जितना उसको चाहिए आवश्यकता है उतना उसको नहीं मिलेगा, और तो उसका शोषण होगा। तब कपट सफल होगा, और तब व्यक्ति का जो कपट है वो पूर्ण रूप से उस पर सफल हो जाएगा, निष्क्रिय कपट का शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जहाँ पर कपट ही कपट भरा हुआ है ऐसे बाजार मानवता के लिए एक विडंबना, एक परेशानी है जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, और उसका शास्त्र बना हुआ है। जो बाजार का पोषण करता है और उसका जो शास्त्र है वो शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, और जो उसका अर्थशास्त्र है यानी पैसे की परचेजिंग पावर है वो पूर्ण रूप से औंधी हो जाती है। और ये शास्त्र क्या है, मायावी है, अर्थात इसके अंदर माया है, खेल है, और ये खेल ही अपनी अर्थशास्त्र नीति शास्त्र है, और ये जो खेल है वो अपने परचेजिंग पावर, जो अर्थशास्त्र यानी पैसा की जो नीति है उसी से वो उन शास्त्रों की रचना कर देता है। तो बच्चों ये आपका पाठ पूरा हो गया है। मैं इसी के साथ में आपको प्रश्न उत्तर करवा देती हूँ। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थ बताई है, आवश्यकता के समय काम आना। भगत जी ने कभी चूर्ण बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए। क्यों? क्योंकि वह संतोषी थे, इसलिए अधिक कमाना नहीं चाहते थे। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है, तो आँखों का रास्ता बताता है। कि लेखक के अनुसार जो बाजार का जादू है वो आँखों के रास्ते का काम करता है। लेखक ने किस समय बाजार ने जाने की सलाह दी है, कि जब हमारा मन खाली हो, अर्थात आपको अपने मन की सुननी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, तब आपको बाजार जाना चाहिए, अन्यथा आपको नहीं जाना चाहिए। चूर्ण वाले भगत जी का जीवन में क्या शिक्षा देते हैं, कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ न खरीदें। चूर्ण वाले भगत जी यही कहते हैं कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए। पैसे की परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं, कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ही चीज़ें आप खरीदेंगे। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतनी ही चीज़ें आप खरीदेंगे। जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है। जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि बाजार के अंदर क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य नहीं है, तो वो ये समझ जाते हैं कि क्रेता कौन है और विक्रेता कौन है। और जब उनको ये समझ में आता है कि खरीदने वाला व्यक्ति और देने वाला व्यक्ति कौन है, तो उसके पास उसकी जेब में कितना पैसा है, उस जेब के आधार पर ये वो खरीदता है तो ठीक है, सार्थकता है। और उसके अनुसार आवश्यकता की चीज़ को वो नहीं खरीदता है तो उसके अंदर कोई सार्थकता नहीं होती है। तो वो उसको क्या करता है, लोभ बढ़ाता है, उसके मन में इच्छाओं को जागृत करता है और पैसा ही उसको अपनी ओर खींचता है। और जब वो अपनी ओर खींचता है तो वो बाजार जाएगा, और बाजार जाएगा तो वो अनावश्यक चीज़ों को खरीद करके लेकर आएगा। जब वो अनावश्यक चीज़ों को खरीद करके लेके आएगा तो उसके मन में क्या जगेगी, इच्छाएं, शक्ति। तब क्या होगा, वो दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयास करेगा, और जैसे वो नीचे दिखाने का प्रयास करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी जो बाज़ार से चीज़ें खरीदी हैं वो मेरे इस बाज़ार को बढ़ा रहा है, अर्थात उसके ऊपर असर कर रहा है, नहीं कि उसको कम कर रहा।
प्रश्न नंबर 2 है, हमें बाजार से वस्तु खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें बाजार से, जब भी हम बाजार जाते हैं तो सबसे पहले हमको एक लिस्ट बनानी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारे पास कितना पैसा है, और हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ नहीं खरीदनी है, कि हमें निश्चित रूप से सोच लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम बाज़ार जा रहे हैं और हमको यही पता नहीं कि हम लेने क्या जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से है हम गलत चीज़ का ही इस्तेमाल करेंगे, गलत चीज़ को ही लाएंगे। और अगर हम ये पैसा है हमारे पास में और हम बाज़ार जा रहे हैं और अनाप शनाप खरीद लाए, तो भी हमारे को वो क्या करेंगी, बाधाएं उत्पन्न करेंगे और हमारे को दुखी देंगी। तो अनाप शनाप चीज़ें जब हम घर पे ला रहे हैं और पटक दी हमने, तो फिर आप क्या सोचेंगे, और यार मेरे पास तो ये भी थी, मेरे पास वो थी। आप जैसे उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं अपन कि आपके पास 10 जीन्स हैं, 10 जीन्स हैं और फिर आप 4 और खरीद लाए, जबकि आपके पास उसको रखने की क्षमता नहीं है, और फिर भी आप खरीद लाए, जो कि आपके 2 जीन्स से 3 जीन्स से भी काम हो सकता है। लेकिन हम क्या करें, दिखावा कर रहे हैं, और दिखावा कर रहे हैं तो बाजार का बाजार ऊपर पड़ा रहे। तो ये चीज़ें हमारी आवश्यकता से अधिक हो जाती है, और उन चीज़ों का हम इस्तेमाल जब करते हैं तो हमें वो क्या लगती है, बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हमको ये ध्यान रख करके जाना चाहिए, और ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हम क्या लेने जा रहे हैं, पैसा हमारे पास कितना है, और हम ज़रूरत की चीज़ लेने जा रहे हैं या नहीं लेने जा रहे। तो बच्चों, ये आज आपका पाठ बाजार दर्शन पूर्ण हुआ। इसके प्रश्न उत्तर आप करिए। गृह कार्य की कॉपी में सभी बच्चे अपना कार्य पूर्ण करें। पाठ 1 भय और पाठ 2 बाजार दर्शन मैंने आपको पढ़ा दिए, इनके प्रश्न उत्तर आपकी कॉपी में हो जाना चाहिए। और जो मैंने आपको पहले बताया है व्याकरण से संबंधित, संवाद सेतु से संबंधित और अलंकार से संबंधित, वो सारे भी आपकी कॉपी में हो जाने चाहिए। धन्यवाद।